अगर आप एक अकाउंटिंग ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेटली आप चाहेंगे कि आप अपनी एक अकाउंटिंग फर्म बनाएं, क्योंकि आजकल जो अकाउंटिंग फर्म बनाना काफ़ी इजी हो गया है। आजकल ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई बड़ी क्वालिफिकेशन, जैसे कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या CPA हैं, तो ही आप अपनी फर्म बना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग की, कि कैसे आप अपनी जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग फर्म बना सकते हैं, कैसे आपको अपनी इंटरनेशनल अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट करनी चाहिए, आपको कोई टैक्स नंबर लेने की ज़रूरत है या नहीं है, किस तरह की कंपनी आपको बनानी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अगर हम सोलोप्रेन्योर अकाउंटिंग की बात करें या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात करें या रिमोट जॉब की बात करें, तो कोविड से पहले ऐसा लगता था कि ये सभी जॉब पॉसिबल नहीं है। हम ज़्यादातर ऐसी जॉब जो डिजिटल मार्केटिंग की हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या कोई IT की जॉब हो, उन्हीं को हम मोस्टली रिमोट जॉब की तरह देखते थे। बट आफ्टर कोविड जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी फोर्सफुली जो अपने टास्क हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर उनको अपने टास्क जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है उसके लिए आउटसोर्स करने पड़े, तो जिससे जो फ्रीलांसिंग है या वर्क फ्रॉम होम है या फिर जो रिमोट जॉब्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होने लगी। अगर हम डेटा की बात करें तो जो USA है, USA ऑलमोस्ट 60% जो अपना वर्क है वो आउटसोर्स कर देता है, और जो मोस्टली जो आउटसोर्सिंग वर्क कर रही हैं वो कंट्रीज़ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह की मोस्टली वो कंट्रीज़ हैं। तो अगर आप भी अपनी सोलोप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अकाउंटिंग फर्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पता लग सके कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको एंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए या फिर कैसे आपको अपनी जो फ्रीलांसिंग या अकाउंटिंग या सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको सीखना है तो मुझे लगता है सबसे पहले आपको उन सॉफ्टवेयर्स को सीखना चाहिए जिनकी जो नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा आउटसोर्स होती है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो सबसे ईजी सॉफ्टवेयर हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में काम करना बेसिकली काफ़ी आसान होता है, बट इन सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो थोड़ा एडवांस होती है, जैसे कि फिक्स एसेट को सेटअप करना या फिर रेवेन्यू रिकग्निशन के मेथड। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आपको पहले से पता है तो आपको एडवांटेज होता है। और जो मुझे लगता है कि जो दो सॉफ्टवेयर आप इजीली सीख सकते हैं वो है क्विकबुक्स और ज़ेरो। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। क्विकबुक्स की अगर मैं बात करूँ तो क्विकबुक्स के ऑलमोस्ट USA में 5 मिलियन यूजर्स हैं। ये आपको आपकी जो सोलोप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है उसे करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या रिमोट जॉब करना चाहते हैं तो अभी जो क्विकबुक्स है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ज़ेरो है। ज़ेरो को बेसिकली सबसे ज़्यादा UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में यूज़ किया जाता है, बट आपको USA में भी ज़ेरो से रिलेटेड क्लाइंट मिल जाते हैं। ज़ेरो का जो सर्टिफिकेशन है आप ऑनलाइन फ्री में ले सकते हैं। क्विकबुक्स का भी सर्टिफिकेशन आप ऑनलाइन फ्री में ले सकते हैं, बट जो ज़ेरो है उसमें आप फ्री में अकाउंट बना सकते हैं। और ज़ेरो के अंदर आप मल्टीपल कंपनीज बना सकते हैं, जिसका मतलब कि जो मल्टीपल कंपनीज हैं वो आपको मल्टीपल टाइम्स का एक्सेस देती है। एक कंपनी का जो एक्सेस है आपके पास 1 महीने के लिए होता है। तो अगर आपका जो 1 महीने का जो ट्रायल है अगर वो फिनिश हो गया है तो आप दूसरी कंपनी बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वहीं पर क्विकबुक्स में अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो क्विकबुक्स में आप अपना जो 1 महीने के ट्रायल के साथ अपना अकाउंट बना सकते हैं, और आपको 1 महीने के अंदर ही अपनी जो पूरी प्रैक्टिस है और अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना पड़ेगा। तो चलिए हमने सॉफ्टवेयर्स की तो बात कर ली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग की। तो ज़्यादातर लोगों को यही डाउट होता है कि उनको US अकाउंटिंग नहीं आती, इंटरनेशनल अकाउंटिंग नहीं आती। तो मैं आपको 4-5 नाम बताऊंगा, और अगर आप एक इंडियन अकाउंटेंट हैं तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आप जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है US अकाउंटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर आप US अकाउंटिंग करने वाले हैं तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ के अपनी जो US की अकाउंटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले नंबर पर तो आपको बुक कीपिंग आनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि जितने भी इंडियन अकाउंटेंट हैं उनको आती होगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर अगर आपको अकाउंट्स पेबल का काम आता है तो भी आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल का काम आता है तो भी आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप बैंक रिकन्सिलिएशन का काम आपको आता है तो भी आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप पीरियड क्लोजिंग के बारे में अवेयर है कि कैसे पीरियड क्लोज होता है तो भी आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जितने भी इंडियन अकाउंटेंट हैं जिनको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है उन
इन सभी चीज़ों के बारे में उनको पता होगा। बट जो थोड़ी सी चीज़ें उनको नहीं पता जिसके बारे में वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि वो 401k के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो फेडरल टैक्सेस है उसके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं फाइनेंशियल की बात करूं तो फाइनेंशियल में अगर हम इंडियन अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और कैश फ्लो बनाते हैं। और अगर मैं यूएसए में टैक्सेशन की बात करूं तो टैक्सेशन में यूएसए में सेल्स टैक्स यूज़ होता है और इंडिया में अभी हम जो है जीएसटी यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उनको आप सीख के आप जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग है उसको आप कर सकते हैं। अभी हमने जो ज़्यादातर है अकाउंटिंग की बात की, तो अभी थोड़ा टैक्सेशन के बारे में बात कर लें। तो अगर मैं टैक्सेशन के बारे में आपको बताऊं तो यूएसए में जो टैक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है इंडिया से। लेकिन एक जो चीज़ है वो होती है कि यूएसए में बिकॉज ऑफ अभी भी वहाँ पे सेल्स टैक्स चल रहा है, तो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे डिफरेंट जो रूल्स है उसके अप्लाई होते हैं। बट अगर मैं यूएस टैक्सेशन में फाइलिंग की बात करूँ तो वो कंपेयर टू इंडिया काफ़ी ईजी है, अगर आप वो सेल्स टैक्स की बात करें या फिर वो इनकम टैक्स की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूं तो अगर इंडिया में अगर आप जीएसटी फाइलिंग कर रहे हैं तो जीएसटी में आपको पूरे इनवॉइसेस की डिटेल और सारी डिटेल अच्छे से मैनेज करनी पड़ती है। वहीं पर ही यूएसए में मोस्टली जितनी भी सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल होती है वहाँ पे आपको जो ग्रॉस अमाउंट होता है वो फिल आउट करना पड़ता है और आपकी जो सेल्स है मोस्टली कौन सी टैक्सेबल सेल्स है, कौन सी जो सेल है टैक्सेबल नहीं है, तो 2-3 कॉलम के साथ ही अपनी जो सेल्स रिटर्न है उसको आप इजीली फाइल कर पाते हैं। तो इतना ज़्यादा हैसल नहीं होता अगर आप यूएसए में सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। और इंडिया में जैसे आप जो आपका जीएसटी है उसमें आप टैक्स इनपुट लेते हैं, बट जो यूएसए है उसमें आप कोई भी जो टैक्स इनपुट नहीं लेते, सेल्स टैक्स का इनपुट नहीं लेते और आपका जो भी सेल्स टैक्स का अमाउंट बनता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर आप टैक्स का इनपुट नहीं लेते तो उस अमाउंट का क्या होता है, तो आप उस अमाउंट को अपना जो इनकम टैक्स है उसमें एक्सपेंस मान सकते हैं। और इसके साथ साथ जो यूएसए है उसमें जो फाइनल जो कंज्यूमर है उसको टैक्स पे करना होता है। तो अगर आप जो फाइनल कस्टमर नहीं है तो आप एक फॉर्म फिल आउट आपको करना पड़ता है, इसके बाद आपको जो टैक्स है वो चार्ज नहीं होता। इसके बाद बात कर लेते हैं इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स में अगर हम बात करें तो अगर आप एक इंडिविजुअल है यूएसए में तो आपको 1040 फॉर्म फिल करना होता है। ये जो 1040 फॉर्म है जो हम इंडिया में ITR 1 कहते हैं, एक तरीके से मान सकते हैं उसी की तरह होता है, काफ़ी ईजी होता है और इस फॉर्म को कोई भी इंडिविजुअली भर सकता है। तो अगर आप किसी का 1040 भरना चाहें, अगर कोई पर्सन जिसको कोई बिजनेस इनकम नहीं हो रही तो उसको 1040 फॉर्म भरना पड़ता है, जैसे ITR 1 भरना पड़ता है इंडिया में। तो अगर आपको 1040 फॉर्म भरना आता है तो आप जो यूएसए के क्लाइंट हैं उनके लिए 1040 फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई 1040 फॉर्म भर रहा है, कोई इंडिविजुअल है और उसको बिजनेस इनकम भी हुई है तो उसको शेड्यूल सी भी भरना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर आप यूएस की टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो जो यूएस की IRS की साइट है वहाँ पे जाके जो सारी डिटेल है वो देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कौन सा बिजनेस कौन सी रिटर्न भरेगा। तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप 1040 भरेंगे, अगर आप जो एस कॉप है, एस कॉप बिजनेस हैं तो आप 1120S भरेंगे, अगर आप सी कॉप है तो आप 1120 भरेंगे और अगर आप एक LLC है या पार्टनरशिप फॉर्म है तो आप 1065 भरेंगे। और इसी तरीके से इंडिया में है जैसे ITR 1 है वो सैलरीड पर्सन के लिए है, फिर ITR 2 है, फिर ITR 3 है जिनकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से होती है तो ITR 3 भरते हैं और उसके बाद ITR 4 है। और इसी तरीके से जो ITR हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए डिफरेंट ITR हैं। तो अब हमने जो अकाउंटिंग है और जो टैक्सेशन है दोनों के बारे में ब्रीफ समझ लिया है। तो अब हमें जो हमारा जो फ्रीलांसिंग की जो जर्नी है या फिर जो हमारी सोलोप्रेन्योर की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मुझे लगता है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो बुक कीपिंग से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करें, क्योंकि जो बुक कीपिंग के जो टास्क हैं वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि जो बुक कीपिंग के काम है वो आपको मिले। इसके साथ साथ जो बुक कीपिंग का काम है एक रिकरिंग टास्क है और ये आपके लिए जो रिकरिंग रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। वहीं पर ही अगर मैं टैक्सेशन की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट स्टेट है वहाँ पे डिफरेंट जो रूल्स है वो अप्लाई होते हैं। तो आपको जो वो रूल्स हैं साथ में वो भी पता होने चाहिए अगर आप
वो रिटर्न फाइल कर रहे हो तो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ पेंसिल्वेनिया स्टेट टैक्स रिटर्न की, तो वहाँ पे आपको जो IRS है उसको सेपरेट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और वहीं पर ही जो स्टेट वाइज है वो आपको सेपरेट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, और जो लोकल लेवल पे है उस पर भी आपको सेपरेट रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो ये रूल आपको पता होने चाहिए कि कहाँ पर आपको जो स्टेट टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करना मैंडेटरी है और कहाँ पर नहीं है, और क्या चार्जेस आपको जो एनुअल चार्जेस है वो स्टेट वाइज आपको मैंडेटरी है पे करने, और कहाँ पर मैंडेटरी स्टेट वाइज टैक्स पे करना ज़रूरी नहीं है, और कहाँ पर अगर आपकी जीरो सेल्स है तो आप कोई भी टैक्स नहीं देते। तो इसीलिए अगर आप स्मूथली, मुझे लगता है कि आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बुक कीपिंग से अपना जो फ्रीलांसिंग या सोलोप्रेन्योरशिप का करियर स्टार्ट करें। इसके बाद जो अगले नंबर पे है वो है कि आपको जो क्लाइंट है वो कैसे मिलेगा। तो क्लाइंट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि आप जो सोशल मीडिया है उस पर ऐड चला सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू क्लाइंट को रीच आउट कर सकते हो, या फिर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप जा सकते हो। तो आपको कहाँ से क्लाइंट ढूंढना चाहिए अगर आप बिगिनर हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरे हिसाब से आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म है या डायरेक्ट क्लाइंट को रीच आउट करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैनेज करना पड़े, और साथ में आपको जो पे आउट है वो आपको मैनेज करना पड़ेगी, कैसे आपको जो पे आउट है वो रिसीव करना है और जो क्लाइंट है उसको रेगुलर फॉलोअप करना है। वहीं पर ही जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जो प्रपोजल है वो राइट करते हैं, और उसके बेसिस पे जो आपका क्लाइंट है प्रपोजल जिसने रिसीव किया है तो उसके बेसिस पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिज़ाइन हो जाता है, और आप इनिशियल लेवल पे इस तरीके के हैसल से बचते हो और ज़्यादा आपका जो फोकस है वो काम पे रहता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें। इसके बाद अगले नंबर पर है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। कोशिश करें कि अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको आइडेंटिफाई करें, जैसे कि आप जो CPA फॉर्म्स है उसके लिए प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेस है उनके लिए आप अपनी जो प्रपोजल राइटिंग है वो कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग या सोलोप्रेन्योरशिप में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, और कोशिश करें कि अपना एक रेफरल नेटवर्क बनाएं जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। इसके बाद अगर आपको फ्रीलांसिंग या सोलोप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है तो आपको आपके पास कोई बिजनेस होना चाहिए या आपको कोई कंपनी बनानी चाहिए, तो इसका जवाब ना है। आप एक इंडिविजुअल भी जो फ्रीलांसिंग है स्टार्ट कर सकते हैं, या अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी आप बना सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको बस एक छोटा सा MSME का फॉर्म भरना पड़ता है, तो वहाँ पर जाके आप अपनी जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि अगर वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, तो उन्हें कोई टैक्स पे करना पड़ेगा या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा या GST नंबर लेना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ ही सिर्फ काम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपको कोई भी ऐसा टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि GST या फिर आपको कोई भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो टैक्स है या कोई आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो इनकम है वो इनकम टैक्स स्लैब से ज़्यादा होती है तो आपको अपनी जो इनकम है उस पर टैक्स भरना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी जो इनकम है वो 18 लाख से ज़्यादा है तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको GST नंबर लेना पड़ता है, बट आप वो जो GST है आप अपने क्लाइंट को चार्ज नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप अपनी जो इंटरनेशनल फॉर्म है वो बना सकते हैं, या फिर अपनी जो फ्रीलांसिंग या सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आज का जो वीडियो है उसको लाइक कर सकते हैं, और फ्रीलांसिंग और क्विक बुक से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप हसलिंग एंड कीप मूविंग।